सेकेंड चैप्टर 2 अर्थिंग। आज के लेक्चर में हम अर्थिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है अर्थिंग है क्या। तो अर्थिंग सिंपल वर्ड में अगर बोला जाए कि अर्थिंग क्या है, तो किसी भी मेटालिक पार्ट जो करंट को कैरी नहीं करता है उसमें अगर कोई लीकेज करंट आ जाए या कोई आयन आ जाए, आयनाइज्ड हो जाए वो पार्ट, तो उससे जो करंट है उसको हम अर्थ में भेजने का जो प्रक्रिया होता है या प्रोसेस होता है वही अर्थिंग होता है। जैसे मान लीजिए अगर ये मोटर का बाहरी आवरण है, तो आप सबने देखा होगा जितनी मोटरें होंगी वो पूरी तरह से कवर्ड होंगी, ढकी होंगी, और बाहर का जो आवरण होता है या जिसको आप कवर बोलते हो वो किसका बना होता है? आयरन का बना होता है, लोहे का होता है। और सबको पता है कि लोहे की जो बॉडी होती है वो करंट को कैरी करता है, या आयरन जो होता है वो कंडक्टिंग मटेरियल होता है। मान लीजिए मोटर के अंदर वाइंडिंग की गई है, वो वाइंडिंग टूटकर इस आयरन से कनेक्टेड हो जाए या इससे क्या हो जाए, कनेक्ट हो जाए, तो अब जो करंट इस वाइंडिंग से फ्लो हो रहा था वो इससे भी फ्लो होगा और यहाँ पे आयनाइज्ड हो जाएगा या करंट फ्लो होने लगेगी। अगर इस पार्ट को कोई छूता है, कोई भी इंसान अगर छू रहा है, तो उससे होते हुए वो जमीन पे खड़ा है और इसको छू रहा है, तो उससे होते हुए करंट जमीन में फ्लो होगी और छूने वाले व्यक्ति को या किसी जानवर ही अगर छू रहा है तो उसको क्या होगा, बिजली का झटका महसूस होगा। इससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले ही प्रॉपर अर्थिंग कर देते हैं। इस करंट कैरी न करने वाले मेटालिक पार्ट को जितने भी होते हैं उनको हम क्या करते हैं, पहले से ही प्रॉपरली अर्थ कर देते हैं। अर्थ करने का मतलब जैसे ही हम इस मेटालिक पार्ट से एक कम रेजिस्टेंस वाले पार्ट का वायर लगा देंगे, कम रेजिस्टेंस का वायर लगा देंगे और उसको हम क्या करेंगे, प्रॉपरली जमीन में गाड़ देंगे, तो अब ये पूरी करंट लो रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करते हुए अर्थ में चली जाए। और यही प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है, अर्थिंग कहलाती है। तो अर्थिंग के बारे में नॉर्मली क्या है कि जितने मेटालिक पार्ट हैं, जैसे आपका फैन हुआ, बल्ब का होल्डर हुआ, प्रेस हुआ। अब प्रेस को डायरेक्ट हम अर्थ नहीं करते हैं, प्रेस को हम किसमें, प्लग में लगाते हैं। तो प्लग का जो मोटा वाला होल होता है उसको हम क्या करते हैं, अर्थ वायर से कनेक्टेड करते हैं। तो प्लग को ला के दे दिए। अब जब भी आप प्रेस को इसमें लगाओगे तो मोटे वाले वायर होल के थ्रू आपका अर्थ रेजिस्टेंस होगा या अर्थ किया होगा। तो अगर प्रेस की बॉडी में किसी तरीके का लीकेज करंट आता है तो वो इससे होके कहाँ चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा, और जो व्यक्ति प्रेस कर रहा होगा उसे विद्युत का झटका नहीं लगेगा। दूसरी टॉपिक है एम ऑफ अर्थिंग। एम ऑफ अर्थिंग सिंपल सेफ्टी पर्पज के लिए हम अर्थिंग करते हैं, क्योंकि अगर बाय द वे किसी मेटालिक पार्ट में कोई लीकेज करंट आ गई तो उसे कोई भी व्यक्ति अगर छू रहा है करंट कैरी करते समय, जैसे मीन्स अगर वो बिजली में लगा हुआ है, प्लग में अगर प्रेस लगा है और उस प्रेस के बॉडी पे करंट फ्लो हो रही है या आयन उस पे है, उसको छूते ही व्यक्ति को शॉक लगेगा या झटका महसूस होगा। तो उससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, अर्थिंग करते हैं। तो अर्थिंग का मेन उद्देश्य क्या है, एम क्या है कि सेफ्टी प्रोवाइड करना, और दूसरा इम्पॉर्टेंट इसका उद्देश्य है कि न्यूट्रल वायर को हमेशा अर्थ वोल्टेज पे बनाए रखना या अर्थ पोटेंशियल पे बनाए रखना, ताकि अगर किसी तरीके से न्यूट्रल वायर टूट जाए तो उससे कोई करंट फ्लो ना हो। दूसरा है नीड ऑफ अर्थिंग। अर्थिंग की आवश्यकता भी वही है, पहली चीज की सेफ्टी पर्पज है। दूसरा, अर्थ जो आपका न्यूट्रल वायर है उसको किस पे बनाए रखना है, अर्थ पोटेंशियल पे बनाए रखना है। इसके बाद जो अर्थिंग होगी वो प्रॉपर लो रेजिस्टेंस वायर की बनी होगी, जिससे जितनी लीकेज करंट होंगे वो आपके प्रॉपरली क्या होंगे, अर्थ में चले जाएंगे, और करंट हाई होने की वजह से जो आपके फ्यूज वगैरह लगे होंगे वो गल जाएगा और परिपथ को बचाए रखेगा। इसके बाद आपका है एडवांटेज है डिसएडवांटेज ऑफ अर्थिंग। अगर आपकी अर्थिंग प्रॉपर है
और उसका अर्थ रेजिस्टेंस बहुत कम है तो वो आपके लिए बेनिफिट होगा। अगर वहीं आपका जो अर्थिंग है वो इम्प्रॉपर है या उसका प्रभावी रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस वायर आपका इस मोटर से इस अर्थ तक ले जाया गया है उसका जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज कर जाएगा, तो उल्टा वो क्या देने लगेगा, डिसएडवांटेज देने लगेगा। या अगर इम्प्रॉपरली अर्थ किया गया है और बीच से कहीं से ये टूट गया तो अब अगर कोई इस वायर को टच करता है तो उसको बहुत तगड़ा झटका लगेगा इलेक्ट्रिक का। या फिर मान लीजिए दूसरा डिसएडवांटेज, एडवांटेज में तो कम, अगर आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस है तो बहुत सारी एडवांटेज होंगी। पहला तो किसी को झटका नहीं लगेगा, दूसरा आपकी जो मोटरें होंगी वो प्रॉपरली कंटिन्यू चलेंगी, जो भी करंट लीकेज होगा वो आपका क्या होगा, अर्थ होता जाएगा, किसी को किसी प्रकार का झटका नहीं लगेगा या कोई दुर्घटना नहीं होगी। और डिसएडवांटेज में आपका क्या है कि अगर कहीं से ये कट गया और प्रभावी रेजिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया, तो छूने वाले इंसान को, अब चूंकि इस वायर के अकॉर्डिंग इसका रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट इधर से फ्लो होने लगेगी और छूने वाले व्यक्ति को तगड़ा झटका लगेगा। अगर न्यूट्रल वायर क्या हुआ कि किसी फेज वायर से, ये फेज वायर है और ये क्या है, न्यूट्रल वायर है, न्यूट्रल वायर आगे से तो टूटा है लेकिन ये किससे टूटने के बाद अगर ये फेज वायर से कनेक्ट हो गया और अर्थ किया गया है तो यहाँ भी बहुत तेज झटका लगेगा छूने की वजह से। तो कुछ एडवांटेज इसके हैं जिसको हम किसके थ्रू दूर कर सकते हैं, प्रॉपर अर्थिंग के थ्रू हम अर्थिंग के डिसएडवांटेज को दूर कर सकते हैं। इफेक्ट ऑफ इम्प्रॉपर अर्थिंग, अप्रभावी भू संपर्कन की सेम वही इफेक्ट हैं जो इसके डिसएडवांटेज हैं। अगर अर्थ रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा तो ये करंट इधर न फ्लो होके जो व्यक्ति इसको छुएगा उससे फ्लो होने लगेगी और उसको झटके लगेंगे। बीच से अगर कहीं से टूट गया तो इसे छूने पे भी झटके लगेंगे, बट इस अर्थ वायर को छूने पे हमें तेज झटका महसूस होगा। इसके बाद है, ये इंपॉर्टेंट है आपका, फैक्टर अफेक्टिंग द अर्थ रेजिस्टेंस। अर्थ रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्टिंग करते हैं तो इफेक्ट डालते हैं, तो पहला क्या है, भूमि की स्थिति या कंडीशन। आपकी भूमि किस प्रकार की है, जहाँ पे आप अर्थिंग कर रहे हो वो पथरीली है, बालू है या गीली मिट्टी है, तो उसकी कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि भूमि किस प्रकार की है, उसके अकॉर्डिंग आपका अर्थ रेजिस्टेंस बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। दूसरा, भूमि का तापमान। भूमि का तापमान मीन्स जिस जगह की भूमि आपने चयन किया है अर्थिंग के लिए, वो भूमि का जो तापमान यानी टेम्परेचर है वो ज़्यादा है या कम है। आप सबको पता है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो अगर कंडक्टर है तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है, मीन्स इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है। तीसरा क्या है, भूमि में नमी की मात्रा। आप सब लोग सुनते होंगे कि जहाँ कहीं पे अर्थिंग की जाती है वहाँ पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए, जिसके लिए हम नमक और चारकोल का घोल मिलाते हैं, तो वहाँ पे नमी की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। चौथा है भू इलेक्ट्रोड या जिसको आप बोलते हो अर्थ इलेक्ट्रोड का आकार और उनके बीच की दूरी। जब कभी हमें बहुत ज़्यादा अर्थिंग, बहुत ही बेटर अर्थिंग चाहिए होती है तो हम कई सारे इलेक्ट्रोड को क्या करते हैं, पैरेलल में जोड़ देते हैं, जिससे इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होता है, कम हो जाता है। तो इस इलेक्ट्रोड की माप क्या होनी चाहिए और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए वो भी डिपेंड करता है अर्थ रेजिस्टेंस को कम करने या बढ़ाने में। इसके बाद क्या है, भू इलेक्ट्रोड का पदार्थ, किस मटेरियल का वो भू इलेक्ट्रोड बना हुआ है या अर्थ इलेक्ट्रोड किस पदार्थ का बना है वो भी मैटर करता है। इसके बाद है आपका अर्थ इलेक्ट्रोड की भूमि में गहराई। हम जब भी अर्थिंग करते हैं तो जमीन में एक गड्ढा खोदते हैं, उसके बाद हम इलेक्ट्रोड या प्लेट, जो भी कई टाइप की अर्थिंग होती हैं, तो यहाँ पे अर्थ इलेक्ट्रोड का यूज किया गया है। तो अर्थ इलेक्ट्रोड को कितनी गहराई पे रखने पे रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा तो ये भी डिपेंड करता है। इसके बाद है आपका अर्थ इलेक्ट्रोड
गड्ढे में चारकोल की मात्रा। अभी बताया कि जब भी अर्थिंग की जाती है तो सबसे पहले जमीन देखी जाती है, और जमीन देखने के बाद अगर वो जमीन अच्छी है अर्थिंग के लिए तो वहाँ पे खुदाई की जाती है, और उस खुदाई में हम क्या डालते हैं, नमक और चारकोल का पानी। तो उस गड्ढे में कितना चारकोल और नमक की मात्रा मिलाना है उसकी स्थिति भी हमें किसको डिपेंड करेगी या किसको इफेक्ट करेगी, अर्थ रेजिस्टेंस को। अगला है रीजन ऑफ अनइफेक्टिवनेस ऑफ अर्थिंग, यानी भू संपर्कन के अप्रभावी होने का कारण। जो आपका अर्थिंग है वो अप्रभावित कैसे होगा या इम्प्रॉपर कैसे अर्थिंग होगी, तो इन्हीं सब चीजों पे वो डिपेंड करेगा। पहला क्या है, भूमि की स्थिति, इलेक्ट्रोड की माप, अर्थ इलेक्ट्रोड की माप, उनके बीच की दूरी, टेम्परेचर, नमी, कितनी नमी है जमीन में या भूमि में कितनी नमी है, इलेक्ट्रोड का पदार्थ कौन सा है, गड्ढे में कितना चारकोल है। तो ये सारी चीजें आपकी इम्पोर्टेंट हैं कि मेन रीजन क्या है अर्थ रेजिस्टेंस को कम करने के लिए, और इफेक्टिव अर्थिंग करने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता है। तो यही सब चीजें दोनों में डिपेंड। नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत संस्थान के भू संपर्कन हेतु IS विशिष्टताएं, या एक तरह से इसको एक रूल भी मान सकते हो आप। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी का एक अपना रूल है कि कहाँ पे किन चीज़ों को कितनी ऊंचाई या किस अवस्था में लगाना है। तो जैसे पहला रूल ये कहता है कि अर्थिंग की दूरी जो होगी संस्थान से, अब किसी भी संस्था से नहीं लेनी है। मान लीजिए आप अपने घर की वायरिंग कर रहे हो तो पर्टिकुलर उस घर की अर्थिंग हमें जब करनी होगी तो उस घर से जो अर्थिंग की दूरी होगी वो कम से कम 1.5 मीटर होनी चाहिए। उससे ज़्यादा हो सकती है बट उससे कम नहीं आप रख सकते। तो कम से कम उसकी दूरी कितनी होगी, जो संस्थान है उससे कितनी दूरी पे अर्थिंग होनी चाहिए, 1.5 मीटर की दूरी पे आप अर्थिंग करोगे, उससे कम की दूरी पे नहीं। दूसरा है अर्थ कंटिन्यूटी वायर की माप जो होगी, जो आपके घर की ही बात करें तो जो घरों में करंट कैरी कर रहे होंगे वायर, या एक तरह से आप कहिए फेज वायर जो होगा उसके माप के आधे से कम का नहीं होना चाहिए। मोस्टली जो यूज होता है अर्थ वायर वो 3 mm स्क्वायर, या इसको हम 14 SWG कॉपर वायर या 6 mm स्क्वायर का, या इसी को क्या बोल सकते हैं 11 SWG का GI वायर यूज कर सकते हैं। 14 SWG और 3 mm स्क्वायर का कॉपर वायर, 6 mm स्क्वायर और 11 SWG का GI वायर आप यूज कर सकते हो। तीसरा क्या है कि अर्थ वायर और अर्थ इलेक्ट्रोड दोनों का पदार्थ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर अर्थ वायर कॉपर का है तो अर्थ इलेक्ट्रोड भी किसका होना चाहिए, कॉपर का। अगर ये GI का है और तो अर्थ इलेक्ट्रोड भी किसका होना चाहिए, GI का, यानी दोनों के मटेरियल सेम होना चाहिए। चौथा क्या है, अर्थ वायर भूमि तल से कम 30.5 सेंटीमीटर नीचे से तथा 12.7 mm व्यास के GI पाइप से ले जाना चाहिए। अब ये क्या है कि अर्थ वायर इतना नीचे से या इस पाइप के थ्रू क्यों ले जाता है, ताकि उसकी यांत्रिक सुरक्षा बढ़ जाए। यांत्रिक सुरक्षा का मतलब जमीन में हम अर्थिंग कर रहे हैं तो जमीन की खुदाई हो सकती है या कोई चीज किसी चीज से कटने का डर हो सकता है, इस वजह से इतने नीचे से ही हम अर्थिंग करते हैं। और उसके बाद जो अर्थ वायर जाता है वो इतने व्यास के GI पाइप के थ्रू ले जाते हैं। अर्थ इलेक्ट्रोड जमीन के अंदर ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकली जो इलेक्ट्रोड होगा वो कभी इस तरीके से नहीं रखा जाएगा या इंस्टॉल नहीं किया जाएगा। जब भी हम अर्थ इलेक्ट्रोड को इंस्टॉल करेंगे जमीन के अंदर
वो हमेशा इस पोजीशन में होगा, यानी वर्टिकली होगा, और इसके प्रत्येक जमीन के प्रत्येक लेवल से इसका संपर्क होना चाहिए। लेवल का मतलब आगे जब अर्थिंग का मेथड आप पढ़ोगे तो कहीं पे चारकोल होगा, कहीं पे नमक होगा, कहीं पे कोई चीज, तो इनकी सतहों से इनका संपर्क हमेशा बना होना चाहिए। अगला क्या है, अर्थ इलेक्ट्रोड की गहराई 1.25 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, और ये जो गहराई होगी मीन्स इलेक्ट्रोड कितना नीचे आप लगाओगे वो 1.25 मीटर है, और इसकी गहराई मिट्टी के स्थिति के अकॉर्डिंग बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। दूसरी चीज, जो आप अर्थिंग कर रहे हो ये जरूरी नहीं है कि हर जगह अलग अलग अर्थ वायर ले जाओगे। आप सीधे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में एक अर्थ वायर लगा दो, और उसके बाद यहाँ पे अर्थ वायर लगाने के बाद आप अर्थ इलेक्ट्रोड से और अर्थ वायर से इसको कनेक्ट कर दो। इस डिस्ट्रीब्यूशन से अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन स्विच में आप अर्थ वायर दे सकते हो। रेजिस्टेंस जो होता है वो भूमि या ऋतु के अकॉर्डिंग क्या होता है, घटता है या बढ़ता रहता है। क्योंकि अर्थिंग जो होती है वो आप बाहर आउटसाइड में करते हो, घरों में नहीं करते हो, तो मौसम के चेंज होने के साथ साथ मिट्टी की नमी जो होती है वो भी चेंज होती रहती है, जिसके वजह से रेजिस्टेंस घटता या बढ़ता रहता है। उसके वजह से आपका अर्थ इलेक्ट्रोड भी प्रभावित होता है, या अर्थ वायर जो होता है वो भी इफेक्टिव होता है, और उसका रेजिस्टेंस भी इफेक्टिव होता है। तो सामान्यतः आदर्श रूप में जो आइडियल रेजिस्टेंस होता है वो हम क्या मानते हैं, शून्य मानते हैं। लेकिन चूंकि आइडियली कोई चीज होती नहीं है, थ्योरेटिकली हम आइडियल मान सकते हैं कि शून्य होगा, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस हमको मिलता है। तो ये एक तरह से आइडेंटिफाई कर दिया गया है कि किस जगह पे हमें कितना मिनिमम रेजिस्टेंस होना चाहिए, या एक लिमिट रख दी गई है कि इससे ज़्यादा आपको रेजिस्टेंस नहीं रखना है। तो जैसे वायर इंस्टॉलेशन के लिए जो घरों में या किसी जगह पे इंस्टॉलेशन हो रहा है वहाँ के लिए 1 ओम से ज़्यादा का अर्थ रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। जो लार्ज पावर स्टेशन होते हैं, बड़े शक्ति केंद्र होते हैं, वहाँ पे 0.5 से 1 ओम के बीच में ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं करना चाहिए। स्मॉल पावर स्टेशन और सब स्टेशन जो होते हैं वहाँ पे 1 से 2 तक होगा, और अन्य विद्युत संस्थानों में 2.5 ओम से 5 ओम तक हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है मेथड ऑफ रिड्यूसिंग अर्थ रेजिस्टेंस ऑफ अर्थिंग सिस्टम। अभी हमने बताया कि जो अर्थिंग की जाती है वो लो रेजिस्टेंस पाथ की होनी चाहिए, यानी जो अर्थ वायर होगा या इलेक्ट्रोड कंटिन्यूटी वायर होगा जिससे सतत आपकी करंट अर्थ होती रहेगी, वो वायर कम से कम रेजिस्टेंस का होगा। तो उस रेजिस्टेंस को हम कितना कम से कम कर सकते हैं और किस मेथड से कम कर सकते हैं। तो पहला क्या है कि जो इलेक्ट्रोड है उसके चारों तरफ की जो खुदाई की जाएगी वो 1.5 से 2 मीटर तक करनी चाहिए। इसके बाद है कि इलेक्ट्रोड जो होगा उस पे जंग न लगने की व्यवस्था करिए, या अगर जंग लग गया है तो उसको हटा देना चाहिए, समय समय पे उसके जंग को हटाते रहना चाहिए। तीसरा है कि गर्मी के दिनों में, ठंडी या बरसात में तो प्रॉपर नमी रहेगी जमीन में, लेकिन गर्मी के मौसम में आपकी जमीन जो होती है नमी रहित होती है, शुष्क हो जाती है। उस समय प्रत्येक 15 दिन पर आपको नमक का पानी डालना होगा, या एक तरह से नमक का घोल डालते रहना होगा। और ध्यान रखिएगा कि अगर कॉपर की प्लेट आपने यूज किया है तो उसके लिए कॉपर सल्फेट का घोल डालना होगा। इसके बाद है आपका अर्थ इलेक्ट्रोड का सतह क्षेत्र या उसकी गहराई बढ़ा देना। जो अर्थ इलेक्ट्रोड होगा या तो उसका ये क्षेत्रफल हम बढ़ा दें, या जिस गहराई पे हम इसको लगा रहे हैं उसकी जो गहराई होगी या जो गड्ढा बना रहे हैं वो और क्या कर दें, इंक्रीज कर दें। बट ये जो मेथड होता है ये लिमिटेड होता है, एक लिमिट तक ही इसके सतह के क्षेत्रफल को हम बढ़ा सकते हैं, और एक गड्ढे को भी हम एक लिमिट तक ही बढ़ा सकते हैं।
तो ये बहुत कम यूज़ होता है। जहाँ पर अर्थिंग के लिए भूमि उपलब्ध हो, मान लीजिए कहीं पे हमको बहुत ही अच्छी भूमि मिल गई अर्थिंग के लिए, वहाँ पे हम कई सारे पैरेलल में अर्थिंग कर देते हैं, बट ध्यान रखना होगा जिससे हमारा अर्थ रेजिस्टेंस कम तो हो जाता है, लेकिन मेन चीज ध्यान रखना होगा जो अर्थ इलेक्ट्रोड होगा वो एक दूसरे के प्रभाव क्षेत्र से दूर रहे। नेक्स्ट टॉपिक है पॉइंट 2 बी अर्थ, यानी भू संपर्कित किए जाने वाले पॉइंट। तो कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिनको हमें अर्थिंग करना ही करना है? तो सबसे पहले घरेलू प्रतिष्ठानों में, यानी घरों में जो इंटरनल वायरिंग होती है तो वहाँ पे किन किन चीज़ों को अर्थ करेंगे। तो एग्जाम्पल के रूप में मेटालिक स्विच, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, स्विच बोर्ड, इसके अतिरिक्त बल्ब होल्डर, फैन, या जितने आपके घरेलू चीज़ें होंगी जहाँ जहाँ पे मेटालिक चीज़ें होंगी। जैसे स्विच बोर्ड में अगर आप लाके एक अर्थ वायर लगा दिए तो जितने आपके घरों के छोटे छोटे इक्विपमेंट है जैसे मिक्सर, ग्राइंडर, प्रेस, ये सारी चीज़ें अर्थ हो जाएंगी, क्योंकि इन सब को हमें कहाँ पे लगाना होगा? प्लग में लगाना होगा। और प्लग का एक वायर जो होगा, 3 पॉइंट है, एक को हमने फेज दे दिया, एक को न्यूट्रल दे दिया, ये क्या कर दिया? अर्थ कर दिया। तो अब आपको फेज, न्यूट्रल और अर्थ वायर तीनों मिल जाएंगे। तो प्लग में अर्थिंग दे देने से आपके जितने घरेलू इक्विपमेंट है वो अर्थ हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त आपके स्विच बोर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, बल्ब होल्डर, स्विचेस, फैन, ये सब होंगे। इसके बाद है औद्योगिक संस्थान, यहाँ पे भी वही सब चीज़ें हैं। मेटालिक औद्योगिक संस्थान में चूंकि आपकी क्या होंगे? मोटर चलेंगे, जनरेटर चलेंगे, और ये सब किसके होंगे? मेटालिक पार्ट की इनकी बॉडी होगी। तो इनको हम 2 जगहों से क्या करते हैं? अर्थ करते हैं और प्रॉपर अर्थिंग करते हैं। तो मोटर के पार्ट, इसके अतिरिक्त यहाँ पे भी आपका बल्ब होगा, फैन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होंगे। तो उन सब चीज़ों को भी हमको प्रॉपरली क्या करना होगा? अर्थ करना होगा। इसके बाद है वैद्युत लाइन। वैद्युत लाइन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जिसको आप बोलते हो। ट्रांसमिशन का मतलब जनरेशन से एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रॉपर विद्युत को ले जाना आपका ट्रांसमिशन है। और डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर कंज्यूमर्स को आप जो डिस्ट्रीब्यूट करते हो वो आपका जो सिस्टम आ जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है। तो आपके ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों को प्रॉपरली 4 जगहों से अर्थ किया जाता है, और ये अर्थिंग का प्रॉपर एक सेट मिलता है जिसको हमें क्या करना होता है? ले जाके इंस्टॉल करना होता है। तो जितनी वैद्युत लाइनें होती हैं इन लाइनों को प्रॉपरली अर्थ करते हैं। इसके अतिरिक्त इन लाइनों में जो आपके सीटी हुआ, पीटी हुआ, और भी इक्विपमेंट होते हैं उनको भी हम क्या करते हैं? प्रॉपर अर्थ करते हैं। तो इनके अतिरिक्त बहुत सी चीज़ें आपके होते हैं जिनको हमें क्या करना होता है? अर्थ करना होता है। इसके बाद पावर स्टेशन या सब स्टेशन हैं, इन्हें भी अब इन पावर स्टेशन और सब स्टेशन में ये प्रॉपर लाइनें होंगी ही, इन्हें तो आप अर्थ करोगे। इसके साथ साथ ट्रांसफार्मर की अर्थिंग करनी होगी। सीटी हुआ, पीटी, एलए हुआ, और भी छोटे छोटे इक्विपमेंट होंगे जिनको स्विच गियर हुआ। स्विच गियर क्या है कि जितनी चीज़ें कनेक्ट होती हैं उनकी स्विचिंग जो होती है स्विच गियर के थ्रू होती है। तो इन सब को हमको प्रॉपर ढंग से अर्थ करना होगा, और ये अर्थिंग प्रॉपर एक सेट में आती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अर्थिंग के मेथड पढ़ेंगे। 5 टाइप के अर्थिंग के मेथड होते हैं जिनमें से हमें 3 पढ़ने होते हैं। एक होता है पाइप अर्थिंग, प्लेट अर्थिंग और कॉइल अर्थिंग। इसके अतिरिक्त यही तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं जिनमें से पाइप और प्लेट अर्थिंग हर जगह की जाती है। इस वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मेथड ऑफ अर्थिंग और सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ अर्थिंग बताएंगे। तो जो भी क्वेश्चन ना समझ में आए उसको कमेंट करिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करिए ताकि
आगे और भी वीडियो देते रहें। थैंक यू सो मच।